प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की दौड़ प्रारंभ हो रही है। जिन-जिन विद्यार्थियों को उन दौड़ में प्रतिभाग करना है, यानी कि जो वो दौड़ की परीक्षा देंगे, वो अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ें कि यहाँ दौड़ में असफलता न मिले। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास विस्तार है कल की वीडियो क्लास का। कल की वीडियो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का संविधान और भारत के संविधान के तहत हम लोगों ने 4 अनुच्छेद पढ़ा था। वो था अनुच्छेद 89, 90, 91 और 92 और इन अनुच्छेदों के तहत हम लोगों ने देखा था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं संविधान में दी गई हैं उनके बारे में। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप वीडियो क्लास देखा करें तो कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करें और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं अपने चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो क्लास अनुच्छेद 92 के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी अनुच्छेद 93। तो और अनुच्छेद 93 कहता क्या है, यानी अनुच्छेद 93 में दिया क्या है? तो अनुच्छेद 93 व्यवस्था करता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 93। क्या कहता है अनुच्छेद 93? नई लोकसभा का यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है। नई लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सत्ता पक्ष या कोई भी ऐसी पार्टी ना हो जो सरकार बनाने के लिए उसके पास स्पष्ट बहुमत हो, यानी 272 सांसदों का अगर समर्थन नहीं प्राप्त है तो उस कंडीशन में 5 साल पहले भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, ठीक। तो इस अनुच्छेद के तहत ये क्लियर कर दिया गया कि जैसे ही नई लोकसभा चुन करके आएगी और उस लोकसभा में जो सदस्य चुन करके आएंगे वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे और इस दौरान अगर ये पद खाली होते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष बनाए गए या उपाध्यक्ष बनाए गए वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है, तो इस कंडीशन में लोकसभा के सदस्य फिर से अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यानी जो पद खाली होगा वो चुन सकते हैं, ठीक है। और ऐसा जैसे कि सब जुड़ा हुआ है यथास्थिति। यथास्थिति का मतलब जैसे अभी अगर वर्तमान लोकसभा की बात करें जो 18वीं लोकसभा है तो उसमें हम क्या देखते हैं, अभी किसी को उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया, केवल अध्यक्ष का पद ही वहां पर, या कह सकते हैं कि अध्यक्ष के पद पर ही ओम बिरला जी की नियुक्ति की गई है, ठीक। अब होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कि ओम बिरला जी त्यागपत्र दे देते हैं या लोकसभा उन्हें उनके पद से हटाने का संकल्प ले आती है और वो पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में लोकसभा के सदस्य फिर से अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष को हटाया गया तो फिर से अपना एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जैसे कल राज्यसभा के सभापति की बात हुई थी तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों वही व्यक्ति हो सकता है जो लोकसभा का सदस्य होगा वर्तमान में, ठीक है। यही पॉइंट ध्यान में रखना है। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 94। कहता क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्रश्न पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके समय से पहले हटा दिया जाता है या हटाने की व्यवस्था की गई है, तो अपना आंसर होगा अनुच्छेद 94, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 94 पे आते हैं। हेडिंग है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो 3 चीज ध्यान में रखनी है, पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो ये तीनों व्यवस्थाएं मिलती हैं हमको अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 को विस्तारित करें तो क्या निकल के सामने आता है? लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, यानी जो भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा का उपाध्यक्ष हो,
तो 3 खंडों में बटा हुआ है, क ख ग, तीनों पे ध्यान रखिएगा। यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का उपाध्यक्ष है, अगर वो लोकसभा का सदस्य, उसकी सदस्यता छीन ली जाती है या वो खुद त्यागपत्र दे देता है लोकसभा की सदस्यता से, तो ऐसी कंडीशन में वो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा। एक लाइन में कहें तो लोकसभा का अध्यक्ष तब तक रह सकता है जब तक वो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का उपाध्यक्ष तब तक रह सकता है जब तक वो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है। 94 ख की बात करें तो किसी भी समय लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ठीक है, तथा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कभी पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो किसे देगा, उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो अध्यक्ष को देगा, यानी कि इंटरचेंज कर लेंगे। अगर त्यागपत्र देना होगा तो 94 ख ये व्यवस्था करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वो देगा लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक। 94 ग की बात करें तो ये क्या कहता है कि 14 दिन की पूर्व सूचना, ठीक है। अब अगर जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर है या लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर है, अब लोकसभा चाहती है या लोकसभा को लगता है कि उनका काम ठीक नहीं है, उन्हें जो है हम हटाएंगे, तो उन्हें उनके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, ये ध्यान रखिएगा कि पूरे संविधान में राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति है जिनके लिए महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। तो 14 दिन की पूर्व सूचना ये लगभग सभी में कॉमन है, ठीक। 14 दिन की पूर्व सूचना के उपरांत लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। चाहे लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो, चाहे लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाना हो, तो लोकसभा में ही एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा और लोकसभा की जो सदस्य संख्या उस समय है उसमें से आधे से एक अधिक अगर सहमत होते हैं, यानी अगर बहुमत आ जाता है हटाने का, जैसे 100 लोग मान लेते हैं और 51 लोग इस बात पे सहमत हैं कि इनको अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, तो अध्यक्ष के विरुद्ध अगर संकल्प प्रस्ताव लाया गया है तो अध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध ये संकल्प प्रस्ताव लाया गया है तो उपाध्यक्ष को अपना पद छोड़ देना होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रख लेना है कि वो सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ेगा, लोकसभा के सदस्य का पद उसका बना रहेगा जब तक कि वो लोकसभा के सदस्य पद से अपना त्यागपत्र नहीं दे देता, ठीक है। हाँ, तो ये मत सोच लीजिएगा कि अध्यक्ष पद से अगर त्यागपत्र दे दिया तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, वो सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे रहा है या उसको लोकसभा के अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। वैसे ही या तो उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे या तो उपाध्यक्ष को लोकसभा संकल्प पारित करके हटा दे, तो इस कंडीशन में खाली वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा और वो लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, लेकिन लोकसभा का सदस्य वो बना रहेगा, ठीक है, जब तक कि वो लोकसभा के सदस्य या लोकसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र नहीं दे देता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 94 में एक परंतु जोड़ा गया है। परंतु का मतलब कि एक और क्लास जोड़ा गया, वो ये बताता है कि परंतु यदि लोकसभा का विघटन किया जाता है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा समाप्त हुई, उसके बाद ही 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, क्योंकि 17वीं जब तक विघटित नहीं की जाती तब तक 18वीं लोकसभा के चुनाव की सूचना जारी नहीं होती, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रधानमंत्री जब देखते हैं कि 5 साल पूरा होने वाला है तो मंत्रिमंडल के साथ अपना एक त्याग पत्र या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को संस्तुति करते हैं कि 5 साल पूरा होने वाला है, लोकसभा का विघटन कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा का विघटन कर देते हैं और चुनाव की अधिसूचना जारी कर देते हैं, ठीक है। तो इस दौरान होता क्या है, लोकसभा विघटित हो जाती है, यानी कि अब जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अब सदस्य नहीं रहे, अब वो हो गए भूतपूर्व लोकसभा के सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो अभी तब तक काम करे जब तक कि नई लोकसभा चुन करके न आ जाए, ठीक है। तो ये तो है व्यवस्था वहां की, और यहाँ भी इसी तरह की कुछ व्यवस्था हमको देखने को मिलती है कि लोकसभा का विघटन किया जाता है, यानी 5 साल लोकसभा के पूरे हो गए, तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, ठीक है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहेगा, भले उसका कार्यकाल 5 साल का है, लोकसभा का विघटन हो चुका है, लेकिन तब भी वो अपने पद पर बना हुआ है, ठीक है। और जब नई लोकसभा चुन करके आ जाएगी और जिस दिन उसकी पहली बैठक होगी उसके एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष अपना पद छोड़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना है। यहाँ ये व्यवस्था
इसलिए कर दी गई कि मान लेते हैं कि आपातकाल लग गया या कोई ऐसी आपात स्थिति आ गई तो राष्ट्रपति उस संदर्भ में भले ही लोकसभा का विघटन हो चुका है लेकिन लोकसभा की बैठक बुला सकते हैं। तो लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी तो राष्ट्रपति तो उसकी अध्यक्षता करेंगे नहीं, तो करेगा कौन? तो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसी वजह से ये परंतु यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक है, अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 95। कहता क्या है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष का पद यदि रिक्त है या अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह पर कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा की। तो दो खंडों में ये अनुच्छेद बटा हुआ है, अनुच्छेद 95 फर्स्ट और अनुच्छेद 95 सेकंड। तो अनुच्छेद 95 फर्स्ट क्या कहता है? जब अध्यक्ष का पद रिक्त है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था जब हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ रहे थे, वहां भी यही व्यवस्था थी। ठीक है, अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, तो पद रिक्त है यानी उस पद पर कोई नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष, ठीक है, और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है यानी उस पद पर कोई नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उसी लोकसभा में से ही किसी व्यक्ति को अस्थायी तौर पर, ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त कर देगा और तब तक वो अध्यक्षता करेगा जब तक कि लोकसभा अपना नया अध्यक्ष चुन नहीं लेती अनुच्छेद 93 के तहत। ठीक है, तो यही चीज ध्यान में रखना है। तो इस शब्द पे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को नियुक्त कौन करेगा? तो नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। किस कंडीशन में? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब। ठीक है, 95(2) क्या कहता है? 95(2) कहता है लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित। अब यहाँ पॉइंट देखिए, यहाँ पे अनुपस्थित वाला शब्द जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष, और यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ऊपर रिक्त वाला मामला था तो रिक्त वाले में राष्ट्रपति महोदय वहां पे अगले व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे अध्यक्ष के तौर पर, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है। और 95(2) में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर हैं। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं अध्यक्ष आज अनुपस्थित है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। और दोनों अगर अनुपस्थित हैं तो जैसे राज्यसभा अपने कुछ सदस्यों को नामित कर लेती है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न हो तो ये अध्यक्षता करेंगे, वैसे ही लोकसभा भी कुछ सदस्यों को नामित कर लेती है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अगर अनुपस्थित हैं, किसी कारण से आज लोकसभा में नहीं आ पाए हैं, तो उनकी जगह पर वो जो लिस्ट होगी 5 नामों की, 6 नामों की, उनमें से जो मौजूद रहेगा वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, लेकिन आगे एक और व्यवस्था बना दी गई कि मान लेते हैं अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, और जो लोकसभा के प्रक्रिया के नियमों के द्वारा 5, 6 या 10 लोगों को अवधारित किया गया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो अध्यक्षता करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो उस समय लोकसभा के जो सदस्य मौजूद होंगे वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षता करने के लिए आगे कर देंगे। ठीक है, यह है आपका अनुच्छेद 95(2). अगले अनुच्छेद की तरफ आते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 96। कहता क्या है? जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। जैसा हमने राज्यसभा में पढ़ा था वही व्यवस्था, उससे मिलती जुलती व्यवस्था यहाँ भी। 96 भी 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला तो 96 फर्स्ट क्या कहता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन होगा तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, कि अगर लोकसभा कोई ऐसा संकल्प प्रस्ताव लाती है जिसमें अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने की बात की गई है तो जिसके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जाएगा, अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया तो उपाध्यक्ष, तो वो पीठासीन नहीं होगा। यानी कि अगर आपने संसद की बैठक देखी होगी लोकसभा या राज्यसभा की, तो सदस्य आगे बैठे रहते हैं और आगे बीच में जो है अध्यक्ष बैठे रहते हैं, तो जिस कुर्सी पे वो बैठेंगे वो उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसी को कहा जाता है कि पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, उसी को कहते हैं अध्यक्ष की पीठ, उस कुर्सी को कहा जाता है अध्यक्ष की पीठ। ठीक है,
96(2) क्या कहता है, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने, उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो अनुच्छेद 96(2) समझने से पहले ये समझ लेना है कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देता, ठीक है। वो तब मत देता है कि जब किसी बात पर अगर संसद लोकसभा में मतदान हो रहा हो और 100 लोग हैं, ठीक है, और 50 लोग पक्ष में हैं और 50 लोग विपक्ष में हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जिस तरफ अपना मत दे देगा, एक मत, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है निर्णायक मत। क्योंकि जो व्यवस्था है अपने यहाँ की, बहुमत का मतलब क्या, साधारण बहुमत का मतलब कि आधे से एक अधिक, ठीक है। तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपना मतदान करता है, जिसे हम कहते हैं निर्णायक मत। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 96(2) में ये व्यवस्था की गई कि अगर अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लाया गया, ठीक है, कि अध्यक्ष को उसके पद से हटा देना है, तो इस कंडीशन में अध्यक्ष लोकसभा में उपस्थित रहेगा, लेकिन सदस्य के तौर पर। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया ना, उसको अध्यक्ष पद से हटाने का संकल्प लाया गया है, न कि लोकसभा के सदस्य पद से हटाए जाने का। तो वो सदन में मौजूद रहेगा, ठीक है, यानी लोकसभा में मौजूद रहेगा, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। किसी अन्य विषय पर अगर लोकसभा में मतदान हो रहा है तो उसमें सदस्य के तौर पर अपना मतदान भी दे सकता है। लेकिन जब निर्णायक मत वाली कंडीशन बनेगी तो वो अध्यक्ष तो है नहीं, इसलिए वो निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि 96 ये व्यवस्था कर देता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प लोकसभा में लाया जाएगा तो वो पीठासीन नहीं होगा, और ये निर्णायक मत देने का अधिकार उसी को है जो पीठासीन होगा, यानी जो अध्यक्ष की कुर्सी पर उस समय बैठा होगा, ठीक है। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 कहता क्या है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो यहाँ ज्यादा थोड़ा सा मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है क्योंकि इतनी की ही हमें जरूरत है, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति हूं या उपसभापति हूं, लोकसभा के अध्यक्ष हूं या उपाध्यक्ष हूं, तो उनके वेतन और भत्ते संसद विधि द्वारा नियत करेगी, ठीक है। यानी कि संसद निर्धारित करेगी कि उनको क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे। भत्ते का मतलब कितना उनको रहने का मिलेगा, कितना खाने का मिलेगा, कितना आने जाने का मिलेगा, इसी को कहते हैं भत्ते, ठीक है। वो संसद विधि द्वारा नियत करेगी। लेकिन यदि संसद ऐसा नहीं करती है, यानी संसद द्वारा नियत न किए जाने की स्थिति में द्वितीय अनुसूची के अनुसार वेतन और भत्तों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये व्यवस्था है अनुच्छेद 97 में, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत के संदर्भ में अगर कोई नियम बनाना हो तो वो अधिकारी है संसद। संसद के जितने भी अधिकारी हैं, संसद के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति हों या राज्यसभा के उपसभापति हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों या लोकसभा के उपाध्यक्ष हों, उनके वेतन का निर्धारण संसद करेगी। लेकिन कैसे करेगी, विधि द्वारा, ठीक है, यानी नियम बना करके। और यदि संसद ऐसा नहीं करती है तो 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची के अनुसार वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 क्या कहता है, अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद का सचिवालय, ठीक है, 3 खंडों में ये बटा हुआ है, ठीक। तो 98 फर्स्ट कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा। सचिवीय कर्मचारी वृंद का मतलब सचिवों की एक पूरी कर्मचारियों की फौज होगी, जो लोकसभा का है तो लोकसभा का, राज्यसभा का है तो राज्यसभा का, उसके पूरे कार्य ये देखेंगे। और ये कर्मचारी वृंद जहां रहेंगे उसे कहा जाएगा सचिवालय, ठीक है। तो संसद के सचिवालय की व्यवस्था करने वाला अनुच्छेद 98, और 98 फर्स्ट ये व्यवस्था करता है कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक अलग सचिवालय होगा, यानी लोकसभा का अलग सचिवालय, राज्यसभा का अलग सचिवालय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसी फर्स्ट में एक परंतु भी जोड़ा गया है। परंतु ये है कि ये बताता है कि लेकिन इस वजह से कि संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय होगा, तो किसी ऐसे व्यक्ति की अगर नियुक्ति की जाती है तो ये नहीं कहा जा सकता, मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोकसभा ही नियुक्त करेगी या राज्यसभा ही नियुक्त करेगी, ठीक है। तो कोई भी नियुक्त कर सकता है, चाहे तो वो दोनों में काम कर सकता है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है।
98 दो की बात करें तो 98 दो कहता है कि संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेगी। यानी कि जो संसद के दोनों सदनों का सचिवालय है, उन सचिवालयों में भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है संसद को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लोकसभा का सचिवालय है तो ये नहीं कहा गया कि लोकसभा भर्ती करेगी, राज्यसभा का सचिवालय है तो ये नहीं कहा गया कि राज्यसभा भर्ती करेगी, एक शब्द प्रयोग किया गया संसद भर्ती करेगी। ठीक है, तो संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का, कर्मचारी वृंद का मतलब कर्मचारियों का, ठीक है, में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेगी। नियुक्त भी संसद करेगी, उनकी क्या सेवा शर्तें होंगी इसका निर्धारण भी संसद करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 98(3) की बात करें तो 98(3) कहता है कि जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती, ठीक है, यानी अगर संसद जो सचिवालय है लोकसभा और राज्यसभा का, उनके कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में तब राष्ट्रपति यथा स्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है, अगर 98(2) के तहत संसद ये नियुक्ति नहीं कर पा रही है और जरूरत है सचिवालय में कर्मचारियों की, तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष से या राज्यसभा के सभापति से परामर्श लेगा और उनकी नियुक्ति करेगा, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा। ठीक है, और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। यानी राष्ट्रपति द्वारा ये जो भर्ती की जाएगी, जो नियम बनाए जाएंगे वो उसी तरह प्रभावी होंगे जैसे 98(2). ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इतना तैयार करिए, कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।